दोस्तों नमस्कार। दूसरे चरण ने भी इतिहास रच दिया वोटिंग को लेकर। 90% पार वोटिंग हो गई। यानी पहले चरण ने जो बंगाल की वोटिंग में इतिहास रचा, दूसरा चरण भी उससे पीछे रहा नहीं। पूर्वी बर्दवान में सबसे ज्यादा 95% वोटिंग हो गई। नादिया हो या हुगली हो, वहां भी 92-93% वोटिंग वहां भी हो गई। यानी एवरेज 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन दूसरा चरण कई मायनों में बहुत खतरनाक हो गया। खतरनाक इस मामले को लेकर कि ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि सीआरपीएफ बूथ कैप्चर कर रही है, महिलाओं बच्चों को निशाने पर ले रही है। बीजेपी ने कहा कि ईवीएम में जहां जहां बीजेपी का बटन है वहां पर टीएमसी वालों ने टेप चिपका दिया है, यानी वो दबे ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया शिकायतें सही हुई तो उन जगहों पर दोबारा चुनाव होगा। कई जगहों पर मारपीट हो गई, लाठीचार्ज हो गया, नारेबाजी हो गई, ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि दिल्ली जिस तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल में कूदी थी, क्या उस तैयारी ने ममता को ताकत दे दी? यानी बीते 15 बरस की सत्ता के दौर में लोगों के भीतर जो सवाल थे, एक झटके में सारे सवाल दिल्ली की तैयारी पर जाकर टिक गए। जो आईपीएस अधिकारी जिन जिन क्षेत्रों में घूम रहे थे और बतौर पुलिस ऑब्जर्वर जिन जिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को या उनके उम्मीदवारों को निशाने पर लिया गया, वहां वहां टीएमसी के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी दिखाई देने लग गई। और जो सेंध लगाने की सोची थी बीजेपी ने, क्या वो सेंध लग नहीं पाई? इसमें कोई दो मत नहीं कि मुद्दा दो ही रहा। पहला मुद्दा एसआईआर का था और दूसरा मुद्दा पुलिस ऑब्जर्वर का था। और इन दोनों से निकला हुआ तीसरा मुद्दा उस हिंसा और उस सुरक्षा का था जिसके आसरे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पहचान चलती है। और इसीलिए वोटिंग के आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते जब यह ऐलान हो गया कि 500 कंपनियां सीआरपीएफ की मौजूद रहेगी, वोटिंग के बाद भी उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि वापस सभी वोटिंग के अगले दिन लौट जाएगी। अमित शाह गृह मंत्री ने बकायदा कहा था कि 60 दिनों तक मौजूद रहेगी। लेकिन पहले का नोटिफिकेशन और वोटिंग हो रही है, उस बीच में यह जानकारी उभर कर आना कि अब आने वाले दिनों में भी कई दिनों तक, दिन तो नहीं बतलाए गए, लेकिन 500 कंपनियां सीआरपीएफ की रुकेगी। यह मैसेज है क्या? मैसेज जो भी हो, लेकिन जब आप पहले और दूसरे चरण का आकलन करना शुरू करते हैं तो आपके जहन में यह सवाल जरूर होता है कि क्या वाकई बीजेपी ने जो तैयारी की थी वह उसमें सफल हो पाई या नहीं हो पाई। ममता बनर्जी दिल्ली की तैयारी के सामने ढाल बनकर खड़ी थी, तो क्या वो वाकई ढाल बन पाई या नहीं बन पाई? और इन सब के बीच वामपंथियों का पूरा सुपड़ा साफ तो नहीं हो गया। कांग्रेस छिटपुट रही या वह भी गायब हो गई और पहली बार इतनी मोटी लकीर खींच दी गई कि एक तरफ बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ टीएमसी है। एक तरफ मोदी और शाह की जोड़ी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले मैदान में उतरी हुई है। यह मैसेज राजनीतिक तौर पर हर किसी को इसलिए प्रभावित कर रहा है क्योंकि देश की राजनीति में जब इर्द गिर्द बीजेपी ने हर राज्य में कब्जा कर लिया है तो बंगाल आखिरी किले के तौर पर मौजूद है। और लगातार इस बात का जिक्र बीजेपी के नेता अक्सर करने लग गए। और पत्रकार जो बीजेपी के साथ खड़े थे उन्हें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी याद आ गए, जो कहते थे कि बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है। जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दुगना हो गया। लेकिन आज आपकी रुचि इसमें नहीं होगी। रुचि तो इस बात को लेकर होगी कि दरअसल हुआ क्या। एक एक करके चलते चले जाएं तो पहले समझ लीजिए कि मिदनापुर, जो पूर्व और पश्चिम मिदनापुर है, यह पहले चरण में वोटिंग हुई थी। बीजेपी भेदना चाहती थी, बीजेपी भेद नहीं पाई। 24 परगना को भी बीजेपी भेद नहीं पाई। हुगली, हावड़ा, कोलकाता में भी बीजेपी भेद पाने में सक्षम हो नहीं पाई। पूर्व वर्धमान में खाता जरूर खुला, लेकिन इतना छोटा खाता खुला है कि उसका कोई महत्व नहीं है।
नादिया में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी को बढ़त कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा इन जगहों पर भी मिल रही है। मुर्शिदाबाद में बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी है। पिछली बार की तुलना में वह दुगने सीटें ले सकती हैं, लेकिन दुगनी का मतलब 2 से 5 सीट तक ही पहुंचना है। दिनाजपुर, उत्तर दक्षिण जो भी इलाकों के भीतर माना जा रहा था कि बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन वो बराबरी की भर की टक्कर ही दे पाने में आगे बढ़ पाई है। अब यहां पर असल सवाल है कि हुआ क्या। अगर आप जिले दर जिले परिस्थितियों को देखते चले जाइएगा तो एक सवाल और जहन में होगा, क्या वाकई बीजेपी ने गलत कर दिया जो एसआईआर को मुद्दा बनने दिया? इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और सिर्फ यही ऐलान करना कि ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों तले वोटिंग होती है और बंगाल का वोटर डर की वजह से वोट नहीं डालता। शहरी मिजाज में यह बात बार बार कैमरों पर रेंगती हुई नजर जरूर आई, लेकिन ग्रामीण बंगाल के भीतर ऐसी कोई आवाज नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ अर्धसैनिक बलों की कूच थी जो नजर खुलकर आ रही थी और लोगों के भीतर गुस्सा था। गुस्सा बीजेपी से नहीं था, बल्कि दिल्ली से भेजी गई उस अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी को लेकर था, शायद जिसके भीतर एक टारगेट तय कर दिया गया था और वो टारगेट प्राप्त करने के लिए सामने वो चेहरा रखते थे बीजेपी के नेता का और पीछे पूरा अर्धसैनिक बलों का हुजूम चलता था। किसी भी राज्य में सुरक्षा का जिक्र जब होगा तो वो कानून के तले होना चाहिए, ना कि सुरक्षा बल भी अगर कानून को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे जाएं तो उसका असर और कहीं नहीं फाल्टा में नजर आने लगा। फाल्टा में वोटिंग पैटर्न बढ़ते चला गया और स्टेज बाय स्टेज वो बढ़ रहा था। यानी जिस जहांगीर को वहां के पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस जो यूपी से आए थे वो खोज रहे थे, एक झटके में वोटिंग करंट जो था वहां पर आज बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ नजर आया। यानी डायमंड हार्बर का इलाका भी कमोवेश इसी लिहाज से चढ़ा। साउथ कैलकाटा के भीतर भी कमोवेश यही स्थिति रही। एक एक करके अगर आप इन परिस्थितियों को अब जरा देखने की कोशिश करें तो हमें लगता है आज उससे पहले एक तस्वीर जरूर देख लीजिए। जिस तरीके की तनावपूर्ण परिस्थिति में यह पूरी वोटिंग हुई है दूसरे चरण की, उसमें चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो चाहे आम कार्यकर्ता हो, लेकिन सारी तरफ आपकी नजर हमेशा अर्धसैनिक बलों पर जाकर टिक जाएगी। चलो साले ऐसा सर क्या कर रहा है? इस तमाम हिंसक परिस्थितियों के बीच भी वोटिंग 92 से 95% तक कमोवेश हर जिले में हुई है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि इन सब के बीच कोलकाता साउथ जो 90% तक पहुंच पाया आखिरी वक्त तक में, वहां पर 4 सीटें हैं और पिछली बार चारों सीटें टीएमसी ने जीती थी। इस बार भी बीजेपी यहां सेंध लगा पाने में सक्षम हो नहीं पाई। कोलकाता साउथ जी, यहीं पे भवानीपुर की सीट भी आती है, यानी यहां पर शुभेंदु अधिकारी के लिए मुश्किल हालात या कहें शायद उन्हें इस बार कहीं ज्यादा बड़ी हार देखना ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से साउथ कोलकाता के भीतर वोटिंग हो रही थी वो मैसेज धीरे धीरे तमाम पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर और उसके बाद
जो पैसों का आकलन करने के लिए आईआरएस की मौजूदगी थी, वो सबको निशानदेही पर लेते हुए लगातार इसे ही मुद्दा बनाया गया। वो मुद्दा गायब हो गया कि आखिर 15 बरस से ममता बनर्जी की मौजूदगी है और कोई मुद्दा शहरी इलाकों में तो उठना चाहिए। और कमोवेश यही स्थिति कोलकाता नॉर्थ की रही। यानी कोलकाता साउथ और नॉर्थ को मिलाइएगा तो 11 सीटें यहां पर आती है और इन 11 सीटों पर एक भी सीट अगर बीजेपी ले जाए तो शायद उसके लिए बड़ी सफलता होगी। जो सफलता उसे मिलती हुई हमारी टीम ने जो तमाम चीजों से जो आकलन करते हुए वहां बातचीत की और जो पूरे वोटिंग पैटर्न को जो समझा, उसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण आई है। जो यंगस्टर है वो चाहे बेरोजगार वहां रोजगार ना मिल पा रहा हो, लेकिन उसके जहन में यह सवाल है कि दिल्ली के लोग अगर बंगाल में आकर काम कर रहे हैं तो रोजगार तो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के भीतर और खास तौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नौकरियां इस दौर में जा रही है, तो वो युवा तबका जो शहरी मिजाज में वोट देने निकला और इस बार जमकर निकला, जो पहले कम से कम इस तरीके से जमकर नहीं निकलता था, वह एक झटके में उसके लिए ममता बनर्जी मुद्दा रही ही नहीं। उसके लिए मुद्दा यह हो गया कि दरअसल नेशनल गवर्नेंस के तहत इस देश की जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो डेवलपमेंट एजुकेशन को लेकर और रोजगार को लेकर होना चाहिए, उस पर ध्यान कोई क्यों नहीं दे रहा है। शायद यह वजह रही होगी क्योंकि बंगाल के युवा बड़ी तादाद में महानगरों में मौजूद है और दुनिया के अलग अलग देशों में हायर एजुकेशन के साथ उनकी मौजूदगी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में यह संवाद उनका लगातार बना रहता है। तो शायद कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ में तमाम तैयारियों के बावजूद 11 की 11 सीटें टीएमसी के पास जा सकती है। यह दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। नादिया में 17 सीटें हैं। पहली बार नादिया में हो सकता है 2 डिजिट में बीजेपी पहुंच जाए। नादिया में उसकी संख्या जो है वो पिछली बार 8-9 सीटें जीती थी, इस बार वो 11 सीट तक जीत सकती है नादिया के भीतर में, और ये 12 सीट भी हो सकती है। 17 में से 12 सीट एक बड़ी सफलता नादिया में होगी जो बीजेपी को बढ़त दिलाती है। उसके बाद सवाल है कि हावड़ा की 16 सीटें, इस जगह पर बीजेपी शायद इस बार भी एक भी सीट जीत नहीं पाए। जीत ना पाए, मैसेज इसका बड़ा साफ है अपने तौर पर। वजह वही है कि कोलकाता और हावड़ा के भीतर का जो वोटर है वो सत्ता के साथ खड़ा रहता है और अगर उसे यह पता चल जाता है कि सत्ता में कौन आ रहा है तो सवाल उसके लिए सबसे बड़ा यही होता है कि शहरी इलाकों में भी सुरक्षा, जो अगर बीजेपी के नजरिए से समझे तो मायने रखता है। इसीलिए हावड़ा, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, यहां पर बीजेपी सेंध लगाने में सफल नहीं हो पाई। हुगली में उसने अपनी सीटों में 2-3 सीट का इजाफा जरूर किया है। 18 सीटों में पिछली बार 4 सीट जीत कर लाई थी, इस बार वह 7 सीट तक पहुंच सकती है। यह मैसेज है, यह एग्जिट पोल के हिसाब से जो एनालिसिस है उस लिहाज से आपको यह बताया जा रहा है। उसके बाद जो नॉर्थ 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना है, यहां पर भी बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई। इन दोनों जगहों की तकरीबन 64 सीटें हैं। यानी आप कल्पना कर रहे हैं 64 सीट का मतलब इन दोनों जगह पर होता है कि एक लिहाज से ये राज्य की सत्ता तय करने निकल पड़ते हैं। और इन जगहों की जानकारी ये बहुत साफ तौर पर आई कि इन 64 में से इस बार बीजेपी पिछली बार की तुलना में दुगनी सीट हासिल कर सकती है। पिछली बार 5 की थी, इस बार 9 या 10 सीटें जीत सकती है। पिछली बार टीएमसी ने 58 सीटें जीती थी, इस बार कम होकर उसकी 54-55 सीटें हो सकती है। ये 24 परगना दोनों हिस्सा जो आता है उसके हिसाब से हम आपको बतला रहे हैं। पूर्वी बर्दवान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 95% के लगभग 16 की 16 सीटों में सिर्फ 2 सीट ऐसी है जहां पर टीएमसी कमजोर नजर आ रही है और उन 2 सीटों पर बीजेपी का खाता पूर्वी बर्दवान में खुल सकता है। यानी दूसरे चरण की परिस्थिति में जो 123 सीटों पर आगे चल रही थी, पिछली बार जीती थी टीएमसी और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने, उसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी को ज्यादा मुनाफा है, टीएमसी को कम नुकसान है, उसके अपने परसेंटेज के लिहाज से। यहां एक बात और भी हम आपको जोड़ देते हैं, पिछली बार और इस बार की तुलना में जो वोटिंग परसेंटेज का जो हिसाब किताब है वो इसलिए बड़ा व्यापक है। पिछली बार टीएमसी लगभग 48% लेकर आई थी
और बीजेपी लगभग 38% थी, 37.97% कुछ था। लगभग 3% का इजाफा बीजेपी के वोट बैंक में हो रहा है, लगभग 3% का नुकसान टीएमसी के वोट बैंक में हो रहा है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एक और है। वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि दरअसल एसआईआर में जो वोट कटे हैं और जो परसेंटेज बढ़े हैं, उस स्थिति में अगर आकर खड़े होइएगा तो टीएमसी का जो वोट है वो संयोग से आपको 48% पे दोबारा पहुंचा हुआ दिखाई देगा और बीजेपी का वोट बैंक 42-43% पर नजर आएगा। लेकिन अगर पिछली बार की तुलना में कीजिएगा तो यह 3-3% ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहां 3% बढ़ भी तो गया है, 3 से 5% की बढ़ोतरी भी तो हो गई है क्योंकि लोग कट गए हैं। बहरहाल लौटिए इसके बाद फिर पुरानी परिस्थितियों में, और यहां से बात असल शुरू होती है। कूच बिहार में 9 सीटें हैं और कूच बिहार के भीतर जो हमारी टीम ने अध्ययन किया उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। कूच बिहार की 9 सीट, अलीपुर की 4 सीट, जलपाईगुड़ी की 7 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीट और मालदा की 11 सीट। यहां पर कुल 36 सीटें हैं और ये 5 जिले ऐसे हैं जो पूरे राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। 36 में से 30 सीट बीजेपी इन जगहों पर जीत सकती है: कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और मालदा। इसके बाद बीजेपी के हक में जो आता है वह पिछली बार 2 सीट उसने मुर्शिदाबाद में जीती थी, इस बार वो संख्या बढ़कर 5 हो सकती है। दिनाजपुर में उत्तर दक्षिणी दोनों देखिएगा मिला के तो यहां 10 सीटें हैं। पहली बार बराबरी की स्थिति आ सकती है। यहां अक्सर टीएमसी 10 में से 7 से 9 सीट जीतती रही है। अगर पुराने पन्नों को टटोलिएगा, इस बार 5-5 की स्थिति खुले तौर पर यहां आ सकती है। और जो खुले तौर पर लाभ टीएमसी को सबसे ज्यादा हुआ है वो दरअसल उन जिलों में हो गया है जो मिदनीपुर की पूर्व और पश्चिम की 30 सीटें हैं, वहां पर वो 20 से 22 सीट जीत रही है। 24 परगना में जो 64 सीटें हैं वहां हमने जानकारी दी 54 से 55 सीट जीत रही है। हुगली, हावड़ा, कोलकाता तीनों को मिलाइएगा तो 45 सीटें यहां पर आती है, जिसमें से बीजेपी पिछली बार 41 सीट जीती थी। इस बार उसकी सीटों में कमी हो रही है और वो 36 सीट जीत सकती है। बीजेपी 4 सीट जीती थी, हुगली, हावड़ा, कोलकाता मिलाइएगा तो वो 9 तक पहुंच सकती है। अब यहां पर सवाल है कि अगर आप जिलेवार इस रूप में देख रहे हैं तो ओवरऑल एक तस्वीर उभरती क्या है। हम उस तस्वीर पर आए उससे पहले ममता बनर्जी आज विक्ट्री का चिन्ह बना रही थी। जब वो सड़क पर निकली तो उनसे पूछा गया कितना, उन्होंने कहा 2/3। सुनाई शोर शराबे के बीच छुप गया, लेकिन 2/3 बोलकर निकल गई। तो 2/3 सीट वो जीत नहीं रही है, लेकिन उनकी बात तो सुन लीजिए पहले। पूरे बंगाल से क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते ममता बनर्जी निकलते निकलते कह गई कि 2/3 सीट का मतलब होता है लगभग 194-95 सीट, 194-195 सीट। पश्चिम बंगाल में 292 की विधानसभा है, बहुमत के लिए 147 सीट चाहिए। और जो एग्जिट पोल के एनालिसिस अब बतला रही है कि आखिर बीजेपी को कितना लाभ हो रहा है और कितना नुकसान टीएमसी को हो रहा है। संयोग से दोनों का एक ही पड़ रहा है, जितना नुकसान वहां हो रहा है उतना लाभ यहां हो रहा है। 77 पे खड़े थे, वो 215 पे खड़ी थी। 77 सीटों से आप क्या 100 को छू लेंगे और 215 से कम होकर क्या 200 के नीचे आ जाएंगे? बिल्कुल 200 के नीचे आ रही है ममता बनर्जी यानी टीएमसी, 100 तक पहुंच रही है बीजेपी, यानी यह उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। लेकिन फिर भी जो आखिरी आंकड़ा, इसमें हमने प्लस माइनस की स्थिति इस बार नहीं रखी है। लेकिन उससे पहले एक दो चीज और बता दें कि जो 24 परगना का हिस्सा जो हम खास तौर से जिक्र कर रहे थे,
नॉर्थ और साउथ जहां पर 64 सीटें हैं जो बड़ी मायने रखती हैं जीत हार को लेकर, इस पूरे इलाके में बीजेपी पिछली बार सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। इस बार वो डबल डिजिट में आ जाए तो बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि खुद उसकी अपनी स्थिति, खास तौर से जो सुरक्षित सीटें हैं, वो बंगाओं दक्षिण हो, बागदा की सीट हो या फिर गाय घाटा सीट हो, इन तीनों जगहों पर उसके लिए मुश्किल है और तीनों सुरक्षित सीट है। यहां पर बीजेपी के लिए जीत का हिस्सा हावड़ा में नजर आता है, जहां पिछली बार वो हार गई थी, इस बार वो जीत सकती है। अगली परिस्थिति इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बैरकपुर है वहां पर बीजेपी को लगता था कि इस बार जीतेगी और वहां पर बड़ी व्यवस्था भी की गई थी, सुरक्षा बंदोबस्त भी जरूर था, तो टीएमसी के लिए यहां बड़े संघर्ष की परिस्थिति रही। यहां पर कमोवेश 1-1 स्थिति रही और पैधान नगर जो है, जहां पर जो पिछली बार टीएमसी जीती थी, बीजेपी वहां बराबरी की टक्कर देते हुए जरूर नजर आ रही है। और अगर आप साउथ 24 परगना में चले जाते हैं तो वहां की स्थिति एक लिहाज से कहिए पिछले बार जैसी परिस्थितियों के अनुकूल ही कमोवेश है, उससे हटकर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी बीजेपी को कोई बहुत लाभ मिल रहा हो ऐसी स्थिति इस एनालिसिस में हमारी टीम ने जो की है उसमें नजर नहीं आता है। बड़ी बात यह है कि जो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की 11 सीटें हैं उसमें बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि चाहे वो रासबेरी की सीट हो या फिर जॉर्ज जोरा सनको सीट जो है वो सीट हो, इन दोनों जगहों पर वो टक्कर दे सकती है, लेकिन शायद इस बार वहां भी वो टक्कर दे पाने की स्थिति में नहीं आएगी। हावड़ा में 2 सीटों पर नजर थी, बैली और हावड़ा उत्तर की सीट। इन दोनों जगहों पर बराबरी की परिस्थिति है जो नजर आ रहा है और उलबरिया पूरब जो है यहां पर भी बराबरी की टक्कर नजर खुले तौर पर इन 2 सीटों पर आ रही है। इसके बाद जब आप हुगली की तरफ जाते हैं तो हुगली में कम से कम एक सुरक्षित सीटें जो है बालागढ़ की, यहां एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बतला दी जाए कि दरअसल जो सुरक्षित सीटें हैं पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल कर ली थी, इस बार उसकी या तो वो संघर्ष कर रही है या फिर वो हारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सप्ताग्राम में बीजेपी बराबरी की टक्कर देती हुई नजर आ रही है जो उसके लिए एक मजबूत हिस्सा है, जबकि तारकेश्वर सीट जो है वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है जो मैसेज है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरामबाग की सुरक्षित सीट है और जो गोघाट की सुरक्षित सीट है यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल है। यह दरअसल एक मैसेज है सीट वाइज के लिहाज से, लेकिन जब आप इसके फाइनल परिस्थिति में पहुंचते हैं तो यह खुले तौर पर नजर आता है कि बीजेपी का परसेंटेज लगभग 2.5 से 3% बढ़ रहा है, लगभग 3-3.5% टीएमसी का घट रहा है। लेकिन नई सिचुएशन में जब यह 95% के ऊपर वोटिंग परसेंटेज हो चुका है तो पिछली बार की तुलना में कमोवेश इस बार भी टीएमसी की परिस्थिति 46-45% के इर्द गिर्द नजर आएगी। बीजेपी की स्थिति मैक्सिमम 42% तक पहुंच सकती है कुछ जगहों पर, सामान्यतः एवरेज 40% का उसका वोट एवरेज रहेगा। और इसको जब आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो वो मायने इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि 147 सीट बहुमत के लिए चाहिए और हमारी टीम ने जब इसका एक एक सीट का आकलन किया है और जो एनालिसिस निकल कर आया है उसमें बीजेपी 108-109 सीट तक पहुंच सकती है। 108 और 109 सीट का मतलब यह है कि सामान्य तौर पर 5 सीट प्लस माइनस करते हैं। ये 108 और 109 सीट क्योंकि 1-2 सीट बड़ी मार्जिनली है जो शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में वेरी नहीं करेगा, वहां पर वोटिंग परसेंटेज जीत का टीएमसी का बढ़ेगा, शहर में कम होगा, लेकिन जीत कमोवेश उसी दिशा में जा रही है। यानी बीजेपी को जो लाभ है अगर उस लिहाज से समझिए तो ये लगभग 30 सीटों का लाभ बीजेपी को मिल रहा है, 30-31 सीटों का। दूसरी तरफ 215 सीट जीतकर वो आई थी तो क्या उसकी सीटें 30 कम हो रही है? उस डिजाइन से देखें तो बिल्कुल ये लगभग 27 सीट कम हो रही है और इसका आकलन 181-182 ये टीएमसी का आंकड़ा है। यानी जो एक एग्जिट पोल की परिस्थिति आ रही है उसमें बीजेपी 108-109 सीट और टीएमसी 181-182 सीट।
और प्लस माइनस आप करते रहिए, जो एक नियम होता है एग्जिट पोल का, प्लस माइनस 5 सीटें, चूंकि एक 10 सीटें मानी जाती है कि बड़े मुकाबले में है, जिसका जिक्र हम अभी आपसे कर रहे थे, लेकिन बहुमत के साथ टीएमसी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक पेंच और है, वो पेंच इलेक्शन कमीशन को लेकर है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आखिरी डाटा उसने जारी नहीं किया है। और दूसरी बड़ी बात, जो शिकायतें हुई हैं उसको लेकर पहली बार स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जहां जहां से शिकायतें आएंगी वहां वोटिंग फिर से होगी। सुनिए उनकी बात। कुछ एक्शन लिया गया है क्या? मुख्य सचिव लिया जाएगा। रिपोल कोई होगा सर? हो सकता है। हो सकता है ना। हो मोगरा सकता है। हाट और जो झमेला हुआ है वहाँ जहाँ पे ईवीएम का कुछ टेम्परिंग किया गया है, हाँ। वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए। आप ये मत सोचिएगा कि एग्जिट पोल दरअसल चुनाव आयोग की वजह से ही गलत साबित इस दौर में हर किसी के हो जाते हैं, लेकिन उससे हटकर यह भी सोचिए कि दरअसल मार्जिन कितना बड़ा है। और अगर इस मार्जिन को लेकर कोई हरकत पश्चिम बंगाल के भीतर मतगणना के दिन किसी भी बूथ पर या किसी भी सेंटर पर होती है तो बंगाल की स्थिति क्या होगी। इसीलिए जो 500 कंपनियां रोकी गई हैं उसके लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें था कि सेकंड फेज की वोटिंग के बाद उनकी रवानगी हो जाएगी। दरअसल ये 500 कंपनियां 4 मई तक रुकेंगी, इनकी रवानगी 5 मई को होगी, क्योंकि लगता है कि अगर 4 मई को रिजल्ट को लेकर अगर बंगाल के भीतर उथल पुथल मचती है और उसके बाद जो नज़ारा, जब वोटिंग के दिन, वोटिंग से पहले तमाम चीजें नजर सबको न आने लगी, जब सब कुछ सामने है, तो 4 तारीख तक तो अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी पश्चिम बंगाल में रहेगी ही और उनकी रवानगी 5 तारीख को होगी। और इन सब के बीच में अब इलेक्शन कमीशन कितने बूथ को लेकर तय करता है कि जो शिकायतें मिली हैं, जहां पर टेप लगा दिया गया, जहां ईवीएम टेम्परिंग की व्यवस्था हुई, जहां पर वोटरों को नहीं आने दिया जा रहा था, जहां मारपीट हो रही थी, अब उसका एक पैमाना इलेक्शन कमीशन के लिए अपने तौर पर होगा। लेकिन एग्जिट पोल का फाइनल रिजल्ट बहुत साफ तौर पर है, लगभग 5 से 6% वोट टीएमसी के ज्यादा हैं बीजेपी के तुलना में, और बीजेपी के तुलना में सीटों की तादाद लगभग 70 सीटें ज्यादा हैं, 70-75 सीट। 100 के पार बीजेपी कर रही है, लेकिन उसका आंकड़ा 108-109 के आगे जा नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी का आंकड़ा 200 तक पहुंच नहीं पा रहा है या 2/3 तक जा नहीं पा रहा है, वह 190 से नीचे है, 182, 183, इसी इर्द गिर्द उसके आंकड़े घुमड़ रहे हैं। इंतजार करते हैं इस दौर में कहां कहां फिर से वोटिंग होगी। नए आंकड़े जो बताए जाएंगे चुनाव आयोग के जरिए, वो परसेंटेज ऑफ वोट जो है, क्या वो वाकई कहीं ज्यादा होगा? इंतजार तो करना होगा 4 मई तक का। और इन सब के बीच पैनी नजर रखनी होगी चुनाव के उन खिलाड़ियों को जो जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की जीत हार उनके अपने राजनीतिक भविष्य भर को नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के तौर तरीकों को भी तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।